नमस्कार मित्रों, जैसा कि समस्त देशवासियों को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए थे उसके रिजल्ट का बड़ा बेसब्री से इंतजार था और वो रिजल्ट कल आ गया और जो नतीजे हैं वो बिल्कुल ही चौंकाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि जिन 4 राज्यों के चुनाव आए उसमें परिणाम कैसा रहा। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना ली है। तो वहीं केवल एकमात्र राज्य तेलंगाना ही कांग्रेस जीत पाई। अब यहां पर जरूरी है कि बीजेपी की जीत की और कांग्रेस के हार का विश्लेषण करना आवश्यक है। जैसे कि बीजेपी जिस तरह से राजस्थान को जीती है, वैसे तो राजस्थान का हमेशा से ट्रेंड रहा है कि एक बार बीजेपी की सरकार रही है तो दूसरी बार कांग्रेस की, और वहां सत्ता परिवर्तन हमेशा होता रहा है। लेकिन जिस तरह से इस बार परिणाम आए हैं वो निश्चित रूप से चौंकाने वाले हैं, क्योंकि अंतर बहुत ज्यादा है। इस बार बीजेपी ने 115 सीटों पर जीत हासिल की राजस्थान में, तो वहीं कांग्रेस केवल और केवल 69 सीट ही जीत पाई। तो इसको लेकर मुझे लगता है कि राजस्थान हारने का मुख्य कारण रहा है वहां पर कांग्रेस की पार्टी में जो गुटबाजी रही। खासकर अगर देखें तो पिछले 5 साल के अंदर में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सत्ता को लेकर नूरा कुश्ती चलती रही और इसमें जो कांग्रेस आलाकमान थी वो निर्णय नहीं ले सकी, और जिसका परिणाम ये हुआ कि ये पार्टी एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ सकी। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस को चाहिए था कि वो सचिन पायलट जैसे युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाती और उनको मौका देती, तो निश्चित रूप से एक मैसेज जाता कि जो कांग्रेस है वो युवा चेहरों पर दांव लगाना पसंद करती है और आने वाले समय में और भी ऐसे नए लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने अशोक गहलोत के चेहरे पर ही फिर से एक बार चुनाव लड़ा और जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। तो वहीं बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के नतीजे निश्चित रूप से चौंकाने वाले हैं, क्योंकि हमें भी लग रहा था कि शायद मध्य प्रदेश में कुछ बहुत बड़ा उलटफेर होगा और शायद कांग्रेस वहां चुनाव जीत पाएगी। लेकिन 15 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी थी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ वो भी काम नहीं आई और एक बार फिर से बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से वहां जीत हासिल की है। लेकिन इसमें एक बात हैरान करने वाली है कि जब पिछली बार शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी थी तो उस समय कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बना चुकी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो बगावती तेवर थे जिसके कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में का दामन थाम लिया और उनके कुछ विधायक भी उनके साथ गए और उसके बाद फिर से शिवराज सिंह चौहान अर्थात बीजेपी की सरकार वहां बन गई। तो ऐसे में लग रहा था शायद इस बार फिर से कांग्रेस कमबैक करेगी और मजबूती के साथ वापस आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लगा जैसे कि मोदी लहर के सामने कांग्रेस बुरी तरह से धराशायी होगी। और आपको हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने 163 सीटों पर कब्जा किया, तो वहीं कांग्रेस केवल 66 सीटें ही जीत पाई, जो कि बहुत बड़ा अंतर है। तो ऐसे में जो विपक्षी गठबंधन का जो इंडिया गठबंधन का जो एक चल रहा था कि मिलकर लड़ेंगे चुनाव और इस बार कुछ बड़ा करेंगे, वो मुझे लग रहा है कि फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जरूर आएगी, क्योंकि वहां के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं उनका काम भी अच्छा था और बढ़िया चल रहा था, लेकिन वहां भी कांग्रेस को अपनी सीटें गंवानी पड़ी, अपनी सत्ता गंवानी पड़ी है। वहां से भी कांग्रेस बेदखल हो गई है और केवल एक तेलंगाना ही ऐसा रहा जहां पर कि पहली बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और तेलंगाना में कांग्रेस ने 64 सीटें जीती, तो वहीं बीआरएस जो कि केसीआर की है 39 सीटें और अन्य को 8 सीटें मिली। तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो ये जो जीत है वो भारतीय जनता पार्टी की जीत है और भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन है, मैं बात कर रहा हूं फिर से एक बार कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी इस बार चुनाव हुए और जितने भी राज्यों में इन्होंने चुनाव जीते हैं, मुझे लगता है कि वहां के जो
लोकल मुद्दों से ज्यादा मोदी जी का जो केंद्रीय स्तर पर जो मुद्दा रहा वो ज्यादा हावी रहा और मोदी का जो चेहरा है उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया। लेकिन बात ये भी एक सच है कि आप एक प्रधानमंत्री के चेहरे के पीछे कब तक अपनी कमियों को छुपाओगे और कब तक इस तरीके से राज्यों में आप जीत पाओगे, क्योंकि हमेशा ये मोदी जी नहीं रहेंगे। तो आपको हमेशा चुनाव जो विधानसभा के होने चाहिए वो लोकल मुद्दों पर होना चाहिए। और मुझे लगता है लोकल मुद्दे में कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बहुत अच्छा नहीं कर पाई है। तो उनको चाहिए था कि आगे अगर सरकार बन भी गई है तो उनको उन कमियों को निकाल कर उन पर दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि अगली बार उन्हें हमारे देश के प्रधानमंत्री के चेहरे की आवश्यकता न पड़े। वहीं कांग्रेस की बहुत सारी कमियां रही हैं और कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या रही है, पहले भी रही है, कि वो जो हिंदुत्व का जो मुद्दा है उसमें वो बार बार पिछड़ जाते हैं। एक मैसेज लोगों को चला जाता है कि जो इनकी पार्टी है वो हिंदुओं से नफरत करती है, घृणा करती है। आज ऐसा वास्तव में ना भी हो, लेकिन ऐसा मैसेज जाता है। इसका रीजन ये है कि जो आला कमान है, अगर कभी भी हिंदुओं के खिलाफ कोई मुद्दा होता है, कोई बात होती है, तो वो उसको स्ट्रिक्टली उसके खिलाफ बात नहीं कर पाते और खुलकर आकर ये नहीं कहते कि इस व्यक्ति ने या पार्टी के इस नेता ने ये गलत बयान दिया है और हम लोगों की ऐसी सोच नहीं है, जिसके कारण एक नैरेटिव बनता जा रहा है कि कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ है। क्योंकि अगर किसी देश में 80-85% हिंदुओं की आबादी है तो आप उनको इग्नोर करके नहीं चल सकते। वहीं जहां बीजेपी की जो संगठनात्मक क्षमता है वो बहुत मजबूत है, चाहे बूथ से ऊपर तक की हो, लेकिन कांग्रेस इस मामले में कहीं पिछड़ गई है। दूसरा एक बड़ा मुद्दा जो मुझे लगता है बीजेपी के जीत का कारण है वो है आरएसएस का। इस बार आरएसएस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान में मतलब ऐसे काम किया है जैसे कि बीजेपी कार्यकर्ता करते हैं। तो मैं कहता हूं कि इस बार जो जीत मिली है उस जीत का अगर सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो वो आरएसएस है। आरएसएस के सदस्यों ने बीजेपी कार्यकर्ता बनकर घर घर जाकर जिस तरह से मेहनत की, वोट हासिल किए हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अब मैं फिर से कह रहा हूं कि लोकल स्तर पर बीजेपी की सरकारें बहुत अच्छा नहीं कर पा रही थी, ये एक सच है। अगर आप देखें तो कांग्रेस की कई सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया था और उनको दोबारा सत्ता मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कुछ कमियां हैं जो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है। क्योंकि आप इतने बड़ी पार्टी चला रहे हो और राष्ट्रीय पार्टी हो, और उसमें भी एक ऐसी पार्टी जो कि आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसने देश को आजाद कराने जिसकी बहुत बड़ी भूमिका रही, और वो पार्टी इस तरीके से बिल्कुल नेस्तनाबूद हो जाए, उचित नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है, और जब तक मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो कई बार डर लगता है कि जो सत्ताधारी पार्टी है वह तानाशाह न बन जाए, और तानाशाह बनने के कारण कई बार फिर वो जनता के हित में नहीं होता है, क्योंकि फिर वो कुछ ऐसे फैसले भी लेने लगती है जो कि सही नहीं होते हैं। अब अगर चुनाव जीत गए तो इससे एक बड़ा मैसेज निकल कर आता है कि क्या वहां बेरोजगारी मुद्दे नहीं थे, क्या महंगाई मुद्दा नहीं था, और क्या और भी ऐसे मुद्दे थे क्या, जैसे कि संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा था, क्या ये मुद्दे नहीं थे? बिल्कुल मुद्दे थे और ये मुद्दे रहने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी जीत गई है तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि भाई अब तो महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है और सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। बाकी अगली बार फिर से सभी पार्टियां मेहनत करें। कांग्रेस को अब 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, विपक्ष में बैठना पड़ेगा, और लेकिन ये है जरूर है कि अगर अब भी ये अपनी गलतियों को नहीं सुधार पाते हैं तो 2024 के इलेक्शन में एक बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। क्योंकि मोदी खासकर नरेंद्र मोदी जी की जिस तरह की विश्वसनीयता बन गई है और जिस तरह की उनकी एक डायलॉग डिलीवरी पर पूरी जनता खड़ी हो जाती है, ताली बजाने लगती है। और जब उन्होंने कहा कि आपको राज्य में सीएम के चेहरे को नहीं देखना है, आपको बस मोदी की गारंटी है, जब उन्होंने ये शब्द कहा जिसके कारण काफी सारे लोग आगे निकल कर आए और उन्होंने मोदी के पक्ष में वोट दिया, तो ऐसे मोदी जैसे बड़े नेता के साथ मुकाबला करने के लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस और जो भी गठबंधन है उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी भी समय है, 2024 इलेक्शन में 5-6 महीने का समय है।
कोशिश करें कि इस तरह की समस्याओं से बाहर निकलें। और ये मेरा आज का विश्लेषण है, खासकर इस बार के जो चुनाव परिणाम आए हैं 4 राज्यों के उस पर। और आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग भी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं भी समझने की कोशिश करूं कि और भी क्या कारण हो सकते हैं और क्या बात हो सकती है। थैंक यू।